तो हमने इस चैप्टर को स्टार्ट किया था इलेक्ट्रिक करंट से, जिसमें हमने पढ़ा था एक फॉर्मूला जिसे कहते हैं I = Q/T या फिर Q = IT। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था पोटेंशियल डिफरेंस या फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, V = I। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो था V = W/C Q चार्ज। उसके बाद हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में, फिर हमने वेरियस टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट में जो यूज़ होता है कंपोनेंट्स उसके बारे में पढ़ा था। फिर हमने ओम्स लॉ पढ़ा था। ओम्स लॉ सेज दैट V = IR। फिर हमने पढ़ा कि रेजिस्टेंस किन चीज़ों पे डिपेंड करता है। तो रेजिस्टेंस डिपेंड करता है मटेरियल पर, लेंथ ऑफ द कंडक्टर पर और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, ρL/A, ये फॉर्मूला होता है रेजिस्टेंस का। फिर उसके बाद हमने डिफरेंट रेजिस्टेंस को कनेक्ट किया था। कुछ को हमने सीरीज़ में कनेक्ट किया था, कुछ को हमने पैरेलल में कनेक्ट किया था। हमने देखा था कि सीरीज़ में जो करंट होता है वो सेम रहता है, लेकिन वोल्टेज डिफरेंस हो जाता है और उनका ही सम जो है वो लास्ट वाले वोल्टेज के बराबर होता है। और हमने देखा था कि जो I होता है इन पैरेलल वो डिफरेंट हो जाता है, वो चेंज हो जाता है, वो बट जाता है, और लेकिन उसमें वोल्टेज सेम रहती है दोनों ब्रांचेस में। उसके बाद अब हम आगे कंटिन्यू करने वाले हैं एक नए टॉपिक से जिसका नाम है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यहाँ से हमें स्टार्ट करना है, ठीक है। तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ये है कि किसी भी सोर्स ऑफ बैटरी को अगर हम किसी रेजिस्टेंस में लगाते हैं तो होता ये है कि ज़्यादातर एनर्जी तो वो रेजिस्टेंस अपने काम के लिए यूज़ कर लेता है, लेकिन कुछ थोड़ा बहुत उसमें से हीट के फॉर्म में रिलीज़ हो ही जाता है ना। जैसे हम खाना खाते हैं तो हमारा सारा खाना डाइजेस्ट नहीं होता है, न्यूट्रिएंट्स कुछ खाने से यूज़ होता है और बाकी एज वेस्ट होता है। तो उसी तरीके से यहाँ पे पूरी की पूरी बैटरी की एनर्जी जो है अगर वो यहाँ पे 100 है तो ये जो रेजिस्टेंस है वो 80 यूज़ करेगा और बाकी 20 कहीं चला जाएगा, वो वेरियस फॉर्म्स में जा सकता है। एंड एक बहुत बड़ा फॉर्म जो है वो है हीट, अलग अलग तरीके से जा सकता है। हो सकता है कि वो लाइट निकाल रहा हो, है ना, हो सकता है कि वो मैकेनिकल एनर्जी के फॉर्म में निकल रहा हो, मतलब कि कोई चीज़ मूव करने लग रही हो, जैसे फ़ैन मूव करती है तो मैकेनिकल एनर्जी यूज़ हो रही है। लेकिन इन सब के होने के बावजूद, मतलब मैकेनिकल एनर्जी रिलीज़ हो रही है, पोटेंशियल एनर्जी रिलीज़ हो रही है, या फिर लाइट एनर्जी रिलीज़ हो रही है, या इलेक्ट्रिकल एनर्जी रिलीज़ हो रही है, उसके अलावा बच जाता है थोड़ा सा हीट एनर्जी। वो निकलता ही है, थोड़ा सा तो निकलता ही है, एज वेस्ट निकल जाता है। लेकिन क्योंकि वो रेजिस्टेंस है ना, रेजिस्टेंस उसे जाने नहीं दे रहा है, वो ज़बरदस्ती जाने की कोशिश कर रहा है, तो उस अबड़म दबड़म में, जैसे हम फ्रिक्शन को यूज़ कैसे करते हैं, हम अपने हैंड्स को रब करते हैं और उसके रब करने से हीट प्रोड्यूस होती है। तो एक तरीके से किसी काम की नहीं है, लेकिन हम ठंडियों में यूज़ करते हैं, हमें अपना हाथ गर्म करना होता है। तो उसी तरीके से ये जो हीट प्रोड्यूस हो रही है ये फ्रिक्शन की वजह से, यानी रेजिस्टेंस जो फ्रिक्शन प्रोवाइड कर रहा था उसकी वजह से निकल रही है। इसका कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन हम इसका यूज़ कर सकते हैं, इसका फ़ायदा बता सकते हैं। तो यही जो हीट एनर्जी है ये लार्जली हम यूज़ कर लेते हैं जब हम कुछ ऐसे अप्लाइंसेस का यूज़ करते हैं जो हीट का यूज़ करते हैं। जैसे कि हमने पहले भी देखा था कि हम इलेक्ट्रिक हीटर का यूज़ करते हैं, हम टोस्टर का यूज़ करते हैं, हम इलेक्ट्रिक आयरन का यूज़ करते हैं, और फिर टोस्टर। तो इन सब चीज़ों में हीट की ज़रूरत होती है ना, इसीलिए हम इन्हें यूज़ करते हैं और इनके लिए हीट चाहिए ही चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम इस तरीके से डिवाइस को कनेक्ट करते हैं कि उसका रेजिस्टेंस बहुत हाई कर देते हैं। हाई रेजिस्टेंस से क्या होगा कि बहुत ज़्यादा हीट रिलीज़ होगी, फ्रिक्शन ज़्यादा है, हीट रिलीज़ ज़्यादा हो जाएगी, और हीट रिलीज़ ज़्यादा होगी तो हमारे लिए एक तरीके से वो एडवांटेजियस है। तो इसी चीज़ को पढ़ने के लिए कि हीट रिलीज़ होगी, अब हीट भी किसी तरीके से रिलीज़ होगी ना, हमने
फॉर्मूला देखना है क्या फॉर्मूला होता है ना, फिज़िक्स में तो फॉर्मूले ही होते हैं। बस वो है कि हम समझ सकते हैं उन फॉर्मूले को, हम डिराइव कर सकते हैं उन फॉर्मूले को, तो डिराइव करते हैं। डिराइव ये कि कोई भी अगर रेजिस्टेंस होगा तो वो हीट रिलीज़ करेगा, उस हीट को हम कह सकते हैं पावर ऑफ दैट रेजिस्टेंस। तो किसी भी रेजिस्टेंस का हम पावर निकाल सकते हैं। अब पावर कैसे निकालते हैं वो याद करो। पावर कैसे निकालते थे, 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि पावर निकालने का फॉर्मूला होता है पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम। काम किया पर सेकेंड, जितना काम किया उसे ही पावर कहते हैं ना। इस मोटर की पावर कितनी है भाई, तो ये इतनी वॉट पावर है, ये 2 जूल एनर्जी देता है पर सेकेंड, तो इसकी पावर है 2 वॉट। पावर का ऐसा यूनिट होता है वॉट, वर्क डन की ऐसा यूनिट होती है जूल, टाइम की ऐसा यूनिट होती है सेकेंड। तो जूल पर सेकेंड को वॉट कह सकते हैं ना, तो पावर की यूनिट होती है वॉट। इस बल्ब की पावर है 2 वॉट्स, या फिर इस फैन की पावर है 2 वॉट्स। 2 वॉट्स की वो एनर्जी कंज्यूम करता है और उससे हमें एयर प्रोवाइड करता है, कूलिंग इफेक्ट प्रोवाइड करता है। तो पावर क्या होता है, वर्क डन 1 सेकंड में कितना हो रहा है। डिफरेंट काइंड्स ऑफ जितने भी हमारे पास अप्लायंसेस होते हैं उनकी पावर होती है। मोटर की पावर क्या हुई, पंप की पावर क्या हुई, वो 1 सेकंड में आपको कितनी एनर्जी दे रहा है, समझ में आ गया। तो ये पावर है, 9th से पढ़ते आ रहे हैं, बट देयर इज़ अ स्मॉल रिविजन ओवर है। अब क्या है कि यही फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हम फिज़िक्स को चेंज कर रहे हैं, यही फॉर्मूला यूज़ होगा। पावर ऑफ अ रेजिस्टेंस इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम। अब वर्क डन से कोई और फॉर्मूला याद आ रहा है क्या? वर्क डन से v याद आ रहा है, v इज इक्वल टू W अपॉन Q। तो यहाँ वर्क डन अपॉन चार्ज है, तो वर्क डन को लिख सकते हैं फिर क्या, अगर v इज इक्वल टू W अपॉन Q है तो W को क्या लिखेंगे, VQ। सिंपल, बस यही यहाँ पर पुट करना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, W की जगह क्या लिखेंगे, W की जगह VQ अपॉन T। अब देखो V तो V होता है, Q अपॉन T क्या होता है, I होता है। तो पावर का फॉर्मूला क्या आया, Y VI। पावर का फॉर्मूला क्या आया, VI। अब पावर के इस फॉर्मूले को हम लिखेंगे। सो पावर का फॉर्मूला क्या आया, पावर इज इक्वल टू VI। इसी फॉर्मूले को 2 और तरीके से लिखा जा सकता है, I को V को चेंज कर करके। क्या, तो उसको डिराइव करते हैं जल्दी जल्दी। V इज इक्वल टू P अपॉन I इज इक्वल टू P अपॉन V। वो नहीं, I की जगह V इक्वल टू IR का फॉर्मूला लगा, V इक्वल टू IR है, I हटाना है हमें, तो I हटाएंगे तो क्या लिखेंगे, I इज इक्वल टू क्या होता है, V अपॉन R। तो I की जगह V अपॉन R लिखो, तो क्या आ गया, V स्क्वायर बाई R। तो पावर का एक और फॉर्मूला आ गया, P इज इक्वल टू V स्क्वायर बाई R। अब इस फॉर्मूले में तब यूज़ करेंगे, अभी बताते हैं जब रेजिस्टेंस दिया होगा। हाँ, अब VI है, V नहीं चाहिए, तो V की जगह क्या लिखेंगे, V की जगह IR लिखो, इंटू I कर दो, कितना आएगा, I स्क्वायर R। इसी को पुट कर दो यहाँ पर, P इज इक्वल टू I स्क्वायर R। यही वो पावर के 3 फॉर्मूले हैं। एक याद करना है, बाकी तीनों डिराइव करना है ऑन द स्पॉट। एक कोई भी याद कर सकते हैं, P इज इक्वल टू VI याद कर लो, VI याद रहेगा तो V स्क्वायर बाई R याद कर लो, I स्क्वायर R याद कर लो। मुझे ये वाला याद रहता है तो मैं उससे डिराइव करती हूँ, तुम्हें ये याद रह रहा है तो तुम इससे डिराइव कर लो। लाइक इट इज़ रिलेटिव, तुम्हें क्या याद रहता है उसके हिसाब से। पीछे का ही नहीं याद रहा तो बहुत मज़ा आएगा। अब उसके बाद यूज़ कहाँ पे करना है, देखो यूज़ वहाँ पे करना है जहाँ पर ऐसा ना हो कि कोई चीज़ बदल रही हो, है ना। मैंने क्या किया, मैंने
ये सीरीज़ ले लिया, सीरीज़ में आई सेम है पर वी बदल रहा है। मैं चाहती हूँ कि मैं हीट निकालूँ, आई सेम रह रहा है, तो मैं आई का इस्तेमाल करूँगी या वी का इस्तेमाल करूँगी? आई का इस्तेमाल करने की कोशिश करूँ, क्योंकि आई इज़ कांस्टेंट ना, बदल रही है कोई चीज़ और अचानक से बदल रही है और मैं उससे हीट निकाल लूँ तो वो तो बदल रही है ना। अब मुझे इसका निकालना है, मुझे आई दिया होगा, मुझे आर दिया होगा, मैं ये लगा दूँगी आई स्क्वायर आर, मुझे वी दे देगा, यहाँ का वी दे देगा, मतलब इस एक रेजिस्टेंस का वी दे देगा। और या फिर हम निकाल सकते हैं ना, ये नहीं कि यहाँ बैटरी की वी दी है और हमने उससे निकाल ली उसकी, नहीं कर सकते ना वैसा, क्योंकि यहाँ आई कांस्टेंट होता है, वी चेंज हो रहा होता है। तो अगर वी मतलब कि बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस दे दिया 2 वोल्ट और तुमसे बोला कि इसकी निकालो हीट, तो तुम यहाँ पे 2 वोल्ट यूज़ नहीं करोगी। ये एक कन्फ्यूजन रहता है स्टूडेंट्स में कि हमें कहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है, और ऐसा होता है कि अलग अलग आंसर आने लगते हैं। तो वो क्यों होता है? क्योंकि वो समझ ही नहीं पाते हैं। हम बैटरी की 2 वोल्ट जो हैं वो यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे वोल्टेज तो डिफरेंट है ना। तो यहाँ पे या तो ये करो कि वोल्टेज निकालो, फिर वोल्टेज से रेजिस्टेंस ये वाला फॉर्मूला लगाओ, पर उतना क्यों करें जब आई गिवन है? तुरंत से v इक्वल टू आई आर करो और आई जो निकल गया उसको इस वाले फॉर्मूले से आई स्क्वायर आर से सॉल्व कर लो। अगर ये है पैरेलल है तो पैरेलल में v कांस्टेंट होता है, v है तो मैं 2 वोल्ट की बैटरी दी हुई है, v स्क्वायर बाई आर लगा के सीधा निकालो। लेकिन अगर ऐसा हुआ कि आई से निकालना है, तो ये नहीं कि जो आई पूरे में से निकल रही है, स्टार्टिंग में 2 एम्पियर की निकल रही है तो 2 एम्पियर का यूज़ कर लिया, नहीं, फिर निकालो कि इसमें कितना गया, इसमें कितना गया, जितना इसमें गया उस पर आई स्क्वायर आर लगा सकते हैं, और चाहे तो वी आई लगा सकते हैं। अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू नहीं गिवन है तो, रेजिस्टेंस की वैल्यू नहीं गिवन होगी तो ये दिया रहेगा। लेकिन ये फॉर्मूला सबसे कम यूज़ होता है, क्योंकि रेजिस्टेंस की वैल्यू तो किसी भी उस फॉर्मूले में या फिर किसी भी सर्किट में गिवन रहती है ना। मेन तो वी और आई निकालना पड़ता है। ऐसा होता है कि वोल्टेज दे दिया और ये भी बता दिया कि इसमें इतना करंट जा रहा है और आप सॉल्व कर लो, कभी कभी हो सकता है, लेकिन ये फॉर्मूला थोड़ा कम यूज़ होता है। बट ये यहीं से डिराइव हुआ है, इसीलिए ये द मेन फॉर्मूला है, लेकिन इसका कोई यूज़ नहीं है। उसके बाद एक छोटा सा टॉपिक है कि अगर हमने पावर निकाल ली तो ये पावर है, पावर से एनर्जी निकाली जा सकती है। और कौन सी एनर्जी हम पढ़ रहे हैं? हीट एनर्जी। तो हम निकालेंगे हीट एनर्जी जो कि रिलीज़ हो रही है। तो हमने देखा है कि एनर्जी इज इक्वल टू पावर मल्टीप्लाई बाई टाइम। एक मोटर की पावर थी 2 वाट, ठीक है, एक मोटर की पावर थी 2 वाट, वो 2 सेकंड के लिए चली तो 4 जूल एनर्जी खर्च हुआ। वर्क डन और एनर्जी सेम ही चीज़ हैं, बस एनर्जी कंज्यूम होती है और वर्क डन वो ऑब्जेक्ट करता है, बस यही फ़र्क है। एनर्जी की यूनिट भी जूल होती है, वर्क डन की यूनिट जूल होती है ना, एनर्जी की भी यूनिट जूल होती है। लेकिन एनर्जी वो चीज़ है जो हम दे रहे हैं, सप्लाई कर रहे हैं, और वर्क डन वो चीज़ है जो वो सप्लाई करने के बाद निकल रहा है। तो ऐसा हो सकता है कि मैंने 2 जूल एनर्जी उस ऑब्जेक्ट को दी काम करने के लिए, और आगे जाके 1.5 जूल निकल रहा है, वर्क डन उसका 1.5 ही है। क्यों? क्योंकि वो आधा जूल जो है ना वो हीट में निकल गया, हमें मैकेनिकल एनर्जी निकालनी थी। तो डिफरेंस समझ में आ रहा है? एनर्जी इज़ गिवन, वर्क डन इज़ टेकन। होती क्या है? बिल्कुल सेम चीज़ें होती हैं। तो अब देखो यहीं पे फॉर्मूला लिखा है ना, पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम। एनर्जी निकालनी है ना, तो पावर इनटू टाइम कर देंगे, यही फॉर्मूला है। बस यहाँ वर्क डन की जगह मैंने एनर्जी लिख दी है, क्योंकि मुझे वर्क डन नहीं चाहिए, मुझे एनर्जी चाहिए, जो मैं दे रही हूँ मुझे वो चाहिए, या जो निकल रहा है वो चाहिए, वर्क डन भी कह सकते हैं, है ना। तो इस फॉर्मूले को थोड़ा हाईलाइट कर देते हैं ताकि ये फॉर्मूला याद रहे। अब जब एनर्जी इज इक्वल टू पी इंटू टी या वर्क डन इज इक्वल टू पी इंटू टी, पावर इंटू टाइम, तो यही तो है, अभी डिराइव किया था ना, बस पुट कर दो। तो पुट करने पे क्या आएगा? पावर इंटू टाइम, पावर पे सब पे टाइम लगानी है ना, सब पे टाइम लगा दो।
वर्क डन या फिर एनर्जी या हीट एनर्जी स्पेसिफिकली हीट एनर्जी इज इक्वल टू VIT इज इक्वल टू V²/RT इज इक्वल टू I²RT। हम ऐसा भी कर सकते थे कि पहले एनर्जी निकाल लें यहाँ पे से, वर्क डन जो है वो हमें पता है कि वर्क डन इज इक्वल टू VQ, डायरेक्ट VQ लिख देते, लेकिन फिर हम I नहीं निकाल पाते। थोड़ा समझने में दिक्कत आती है ना कि यहाँ देखो हमने Q/T को I लिखा, तब बोलते कि नहीं VQ/T ही लिखो। ये नहीं समझ में आता ना कि I लिख के फिर T से मल्टीप्लाई क्यों कर दिया, है ना। तो इसीलिए अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने यहाँ पे पहले हमने इसको पढ़ा ताकि हम समझ जाएं I कहाँ से आया। हमने डायरेक्ट Q/T को I लिख दिया, फिर हमने T अलग से मल्टीप्लाई किया क्योंकि T गिवन होता है टाइम इतने सेकंड के लिए, लेकिन Q चार्ज नहीं गिवन होती है, इतनी चार्ज चल रही थी, डायरेक्ट करंट दे देता है। ओके, तो ये फॉर्मूला है हीट का, सारे एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं। अगर कभी भी कोई भी फॉर्मूला याद ना आए तो उसको एट द टाइम तुरंत से डिराइव करने का, ये नहीं सोचने का मुझे तो फॉर्मूला याद नहीं है। फॉर्मूला तो डिराइव हो सकता है ना, याद तो इसलिए करते हैं ताकि क्वेश्चन जल्दी सॉल्व कर लें। क्वेश्चन करते करते बार बार हर क्वेश्चन में डिराइव ना कर पाएँ, है तो बहुत इजी, कर सकते हैं। तो ये था। इस फॉर्मूले को सॉल्व करने के बाद हम इसको कहते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। अब ज़रूर जूल अंकल ने निकाला होगा, हीटिंग पे निकाला होगा, तो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग नाम है। ओके, उन्हीं से जूल नाम बना होगा कि एनर्जी की यूनिट जूल होती है। तो ये है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। ये क्या क्या कह रही है? ये कह रही है कि हीट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I² and heat is directly proportional to T time. Also heat is directly proportional to R. पर यहाँ सेकंड वाले में तो नहीं है। करेक्ट, सेकेंड वाले इक्वेशन में V² के प्रोपोर्शनल है और R के प्रोपोर्शनल है, और फर्स्ट वाले में V के प्रोपोर्शनल है और I के प्रोपोर्शनल है। तो थोड़ा गड़बड़ नहीं हो रहा है कि यहाँ पे अपॉन R के प्रोपोर्शनल है, यहाँ पे R के प्रोपोर्शनल है। ये समझने के लिए इस वीडियो को देखना है। प्रोपोर्शनैलिटी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जिसे हम मैथ्स में पढ़ते हैं, लेकिन ऊपर से पढ़ लेते हैं, ध्यान नहीं देते हैं, और इस वजह से वो कॉन्सेप्ट बहुत कमज़ोर रह जाता है। उस कॉन्सेप्ट को बहुत इंपॉर्टेंटली देखना है ताकि समझ में आए कि आखिर क्यों ऐसा हो रहा है। यहाँ पे मैंने लिख दिया है ये ट्रुथ है, लेकिन यहाँ पे एच प्रोपोर्शनल टू आर है और यहाँ पे एच इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है। तो ये समझने के लिए वो वाला वीडियो। ओके, एंड देन ये है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। हमें अगर बाकी फॉर्मूले यूज़ करें तो हम कर सकते हैं, गलत नहीं है। ओके।